आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के जो वर्ष 2023 में पूछे गए प्रश्न है उन सबका संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को सेकेंड शिफ्ट के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो साइंस में पूछे गए हैं उन सबका विश्लेषण करके दे दिया गया है। यह जो प्रश्न है यह शिफ्ट फर्स्ट का है और यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो कोड है वह है डी। तो आज हम लोग इसी की ही चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? देखिए, इसका आंसर देने से पहले कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा आपको कि आज का यह जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी ज़रूरी की बात होगा वो तो बताया ही जाएगा, साथ ही साथ आने वाले एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछने की संभावना है, जहाँ जहाँ से पूछने की संभावना है उसी को चर्चा किया जाएगा। जैसे कि ये प्रश्न हो गया तो इस प्रश्न के इर्द गिर्द जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसे भी विस्तार से चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसके संयोजकता क्या होगी? तो आप पोटेशियम को देखते होंगे, पोटेशियम के संकेत है के और इसके परमाणु संख्या है 19। तो जब आप बोर ब्यूटी आप संरचना के दर्शाते हैं कि किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, जैसे आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप लोग दर्शाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक की स्थिति क्या होगी। अगर पोटेशियम की स्थिति को दर्शाना होता है तो हम लोग भी दर्शाते 2 8 8 के हेल्प से। तो यहाँ पर हम 2 8 किए तो यहाँ पर 8 2 10 हुआ, फिर 8 करेंगे तो 18 होगा और फिर 1 किए तो 19 हो गया। ये कैसे हुआ, इसे एक वीडियो में हम लोग प्रॉपर तरीक़ा से समझाए हैं। इसका एक प्रॉपर वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर देखिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए देखिए कि पोटेशियम के पहली कक्षा में 2 परमाणु, दूसरी कक्षा में 8 है, तीसरी में 8 है और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। तो आप अगर इसको काउंट करेंगे तो इसके टोटल संख्या 19 मिलेगी। जैसे 2 8 10 10 18 1 19, लास्ट में अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट है, एल्केन के सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन के सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। ये एल्केन के सामान्य सूत्र है। तो आप पढ़ते होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 3 चीज़ पढ़ते होंगे। एल्केन हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये एल्केन के हो गया। फिर अगर बात करें यहाँ पर एल्काइन की, जैसे एल्केन एल्कीन की, तो एल्कीन की हो जाएगा CnH2n। ये एल्केन है और एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन के हो जाएगा CnH2n। फिर अगर एल्काइन की बात करें तो एल्काइन के हो जाएगा CnH2n-2। यह हो जाएगा एल्काइन की, यह एल्काइन की क्या हो जाएगा? सामान्य सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होगा। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है। जबकि अभी हम चर्चा किए हैं पोटेशियम की, तो यहाँ पर जो पोटेशियम है इस पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होगा। कॉपर के जो परमाणु संख्या है वो कॉपर की परमाणु संख्या कितना होगा? तो वह होगा 29। और ये 39 नंबर में होगा एट्रियम। एट्रियम की परमाणु संख्या होता है 39। तो कम से कम आप लोग 30 तक जितने भी तत्व है उसका परमाणु संख्या याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान होगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यह कर रहा है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल से नीला करता है जिसका पीएच मान क्या हो? 7 से अधिक होता है। आप एक ट्रिक याद रखेंगे, अनील या ABR
अनिल से क्या हो गया, अनिल से ए से हो जाएगा अम्ल, ए से हो जाएगा अम्ल, नी से हो जाएगा नीला, और ल से हो जाएगा लाल, ल से हो गया लाल। तो अम्ल जो है वो नीला से, वो नीला को क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है। अम्ल जो है वो नीला को क्या करता है, लाल करता है। उसी तरह इंग्लिश में यहाँ पर लिखा ABR, एसिड जो है, एसिड जो है वह क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है। तो यहाँ पर देखिए अम्ल नहीं दिया, यहाँ पर दिया कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका उल्टा करेंगे। अम्ल नीला को लाल करता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्षार जो होता है वो लाल नीला, वो लाल अम्ल क्षार क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा। और क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। जबकि अम्ल के pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और किसी भी तत्व के जो pH मान 7 होता है तो वह उदासीन माना जाता है। तो 7 pH मान वाले क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होता है 8, और इसका परमाणु भार की बात करें तो वो हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 16। देखिए अगर आपको किसी तत्व के परमाणु भार निकालना है तो इसका एक ट्रिक होता है, हालांकि यह ट्रिक आपको सभी जगह काम नहीं करेगा। 20 तक जितने भी तत्व, जो तत्व 20 के अंदर में आते हैं उसी 20 तक में यह ट्रिक काम करता है, और उस 20 में भी एक दो एक्सेप्शन हो जाता है। जैसे अभी देखे हैं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या है 8, और ये जो 8 है वह एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है। तो अगर आपको 20 तक कोई मिलेगा, कोई भी तत्व मिलेगा 20 तक, तो उस तत्व की अगर परमाणु संख्या असम रहे, देखिए अगर उसका परमाणु संख्या विषम रहे, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 रहे, तो आपको करना क्या है, जैसे 3 है तो 3 को 2 से गुना करके और प्लस में 1 जोड़ देंगे। विषम परमाणु संख्या वाले तत्व के परमाणु भार निकालने के लिए 2 से गुना करके 1 को जोड़ देंगे, और जो सम संख्या वाले होंगे उसको सिर्फ दुगुना कर देंगे। तो देखिए ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 है और ये 8 सम संख्या है, तो इसका जस्ट दुगुना कर देंगे तो निकला 16, और इसका परमाणु भार हो गया 16। लेकिन अगर हमको निकालना होगा कोई भी जो विषम वाले परमाणु संख्या वाले जो तत्व है, तो उसे हम क्या करेंगे, 2 से गुना करके और 1 उसमें हम जोड़ देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो लिथियम, तो इस लिथियम के परमाणु संख्या होता है 3, तो हम क्या करेंगे, 3 गुने 2 प्लस 1 जोड़ेंगे, तो 3 दूना 6, 1 7 हुआ, 3 दूना 6 और 7 हुआ, तो लिथियम के परमाणु भार हो जाएगा 7। इसी तरीक़ा से हम 20 तक निकाल लेंगे, हालांकि 20 तक में भी आपको एक्सेप्शन मिलेगा। नेक्स्ट है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, और एल्युमिनियम के परमाणु संख्या होता है 13। Fe से फेरस होता है, Fe से फेरस होता है, फेरस यानी कि लोहा, और लोहा के परमाणु संख्या 26 होता है। Zn से जिंक होता है, Zn से क्या होगा, जिंक होगा, और इसके परमाणु संख्या कितना होगा, तो इसके परमाणु संख्या होता है 30। फिर Hg, ये जो Hg है, इस Hg के परमाणु संख्या हो गया 80, और इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पारा, या Hg को ही हम लोग बोलते हैं मरकरी। तो जितना भी आप लोग को परमाणु संख्या बताया जा रहा है, अगर वह याद है तो ठीक है, या जो नहीं याद है उसे आप कॉपी में नोट करते जाएंगे। ये जितने भी तत्व के नाम दिए गए हैं इन सबसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। अब यहाँ पर क्रियाशीलता के क्रम पूछ रहा है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो भी सक्रियता श्रेणी के तत्व है उस सभी को याद कर लेना है, क्योंकि आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो जरूर नहीं कि एक ही सीधे पूछा जाए। जो तत्व होते हैं उस तत्व को उलट फेर करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको तत्वों की जो सक्रियता श्रेणी है उसके बारे में याद रखना पड़ेगा। जैसे
तत्वों की सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है पोटेशियम का। तो सबसे पहले आएगा पोटेशियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, इसके बाद आता है एल्युमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है लोहा, एफ यानी कि लोहा, फिर यहाँ पर आ जाएगा टीन, फिर आता है यहाँ पर लेड, यहाँ पर फिर आएगा हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कॉपर, फिर आएगा आपको Hg, फिर आता है यहाँ पर Ag और सबसे लास्ट में आता है Au। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल से किए हैं, वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। फिर से देखेंगे आप लोग, ये तत्वों की सक्रियता श्रेणी हो गई। सबसे ज़्यादा सक्रिय ये होगा, इससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, और सबसे कम सक्रिय ये होगा Au। Au यानी कि सोना। हम लोग काउंट कहाँ से करते हैं? तो हम लोग काउंट करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व है वह सक्रिय होता है बहुत ज़्यादा, जबकि हाइड्रोजन से नीचे जो भी तत्व दिखाया गया जैसे कि Cu, Hg, Ag, Au, ये कम सक्रिय होता है। आपको केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में सक्रियता श्रेणी का चार्ट दिया गया है, उसे याद रखेंगे। तो ये आप तत्व को देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब इसे मिलाना है, तो देखिए यहाँ पर दिया है NaZnMgCu। अभी आप खुद मिला सकते हैं। पहले आया Na, फिर देखिए Zn आ रहा है, तो Zn यहाँ पर है, जबकि देखिए Mg आगे है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि Zn Mg से क्या है, कम सक्रिय है। इस ऑप्शन में देखिए तो दिया है Na फिर Mg, तो देखिए Na के बाद Mg आ रहा है, यहाँ तक ठीक है। फिर दिया Cu और Zn, जबकि देखिए Zn पहले आएगा और Cu बाद में आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर दिया Mg, फिर दिया Na, तो देखिए Mg बाद में आएगा, Mg बाद में आएगा, Na पहले आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन निकला? डी निकला। पहले Na निकला, Mg निकला, फिर देखिए Zn निकला और फिर देखिए Cu निकला। तो आपको याद रखना होगा। अगर ये याद रख रहे हैं तो बड़ी आसानी से आपको ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। नहीं तो होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन के इस टाइप को देख करके ही उसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि बिल्कुल आसान तरीका है। आपको सक्रियता श्रेणी याद रखना है, और सक्रियता श्रेणी याद रखने के बाद अपने आप ही ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है Fe2O3 + 2Al, और ये तीर का निशान दिया गया है। फिर दिया Al2O3 + 2Fe, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो Fe है, Fe पहले यहाँ पर था, तो Fe2O3, यह O3 के साथ Fe जुड़ा हुआ है, लेकिन बाद में इस Fe को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया गया, और यह Al से क्या कर लिया, ये जुड़ गया। O3 जो है Al से जुड़ गया और Fe को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन का मतलब होता है किसी एक को वहाँ से क्या करना, हटा देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो रंध्र के छिद्र गाढ़ कोशिका से क्या होते, घिरे होते हैं। आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि एक होता है गाढ़ कोशिका, इस तरीक़ा से गाढ़ कोशिका होता है, उसमें रंध्र होते हैं, बीच में आपको स्टोमाटा मिलेगा, और फिर इस तरीक़ा से ये पत्ती की एपिडर्मिस से ये घिरा होता है। ये एक पत्ता की बहुत ही छोटा संरचना है। आप एक पत्ता को देखेंगे तो इस पत्ता में आपको छोटे छोटे रंध्र मिलेगा, तो इसी में से एक छोटा सा हिस्सा काट के बनाया गया है। तो उसे छोटा सा हिस्सा काट के बनाने पर आपको ऐसे ही दिखाई देगा। तो ये जो इसमें रंध्र दिखाई दे रहा है, यह रंध्र यहाँ पर जो देख रहे हैं गोल आकार के इस तरह का आकृति, यही गाढ़ कोशिका है, गाढ़ कोशिका है। और इसी गाढ़ कोशिका में कौन होते हैं, तो रंध्र होते हैं, रंध्र यानी छिद्र होते हैं। आंसर हो जाएगा बी, गाढ़ कोशिका। नेक्स्ट है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो मानव के श्वसन क्रिया की बात करें तो मानव जब श्वसन करता है तो बदले में CO2 गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। तो यहाँ हो जाएगा CO2 गैस मुक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। लाल रंग सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये जब
ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है या ऑक्सीकरण जब होता है तो CO2 बनाता है, ऊर्जा भी बनाता है और जल भी बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अब ग्लूकोज के सूत्र याद रखेंगे C6H12O6। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। अर्धपारगम्य के मतलब होता है वह कुछ वस्तुओं को आने देगा और कुछ वस्तुओं को रोक देगा। पारगम्य के मतलब होता है वो पूरे वस्तु को क्या करेगा, आने देगा, पूरे वस्तु को जाने देगा। और अपारगम्य का मतलब है वह सभी वस्तुओं को क्या करेगा, रोक देगा। यह झिल्ली रोक देगी, ये जाने देगी, या क्या करती है कुछ कुछ जो आवश्यक वस्तु है उसे जाने देगी, बाकी को बाहर ही रोक देगी। नेक्स्ट है एटीपी का विस्तारित क्रम है। एटीपी का विस्तारित रूप है, इसको बोलते हैं हम लोग एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन बोलिए या एडिनोसाइन बोलिए, दोनों बात बराबर ही है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यह सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? यह आयोडीन विलयन का उपयोग होता है। आयोडीन विलयन के द्वारा ही हम लोग किसी वस्तु में या खाद्यान्न वस्तु में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये प्रकाश के गुण पर भी करती है, प्रकाश की मात्रा पर भी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, प्रकाश के गुण पर भी, प्रकाश की मात्रा पर भी। नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। यहाँ पर दिया हेपारिन, हेपारिन बोलिए या हिपैरिन बोलिए। हिपैरिन के वजह से ही हमारे शरीर में जो खून होता है वो खून नहीं जमता है। याद रखेंगे, हिपैरिन के वजह से हमारे शरीर में खून का थक्का नहीं बनता है। तो यह खून के थक्का बनाने से रोकती है। अगर शरीर के अंदर खून के थक्का बन जाएगा तो हम लोग की मृत्यु हो जाएगी। तो यह खून को तरल अवस्था में रखता है, यानी लिक्विड अवस्था में रखता है और खून को जमने नहीं देता है। जबकि ये जो देख रहे हैं फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बिन, यह खून के थक्का बनाने में क्या है, सहायक है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। इसका हो जाएगा हरा रंग। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होगा, हरा हो जाएगा। नेक्स्ट है दांत का कठोरतम भाग है। तो दांत के कठोरतम भाग इनामिल होता है। आप जब दांत को पढ़ते हैं, जैसे मान लेते कि यह कोई दांत है, या कोई दांत है मान लेते हैं, तो दांत के जो ऊपरी वाला हिस्सा देखते हैं, ये वाला हिस्सा सबसे ऊपर में, तो ये वाला हिस्सा सबसे कठोर हिस्सा होता है, शरीर के सबसे कठोर हिस्सा, और इसी हिस्सा को हम बोलते हैं इनामिल। शरीर के सबसे कठोर हिस्सा क्या होगा, इनामिल होगा। यहाँ पर दांत ही दे रहा है, लेकिन दांत के साथ साथ पूरे शरीर के सबसे कठोरतम हिस्सा कौन होता है, इनामिल होता है। डेंटाइन क्या है, तो यह भी क्या है, यह भी दांत का ही भाग होता है। केनाइन दांत होता है। केनाइन क्या होता है, दांत होता है। जैसे आप लोग जब दांत पढ़ते हैं तो आगे के दांत देखते होंगे तो चौड़ा दांत मिलता है। हम लोग के जो आगे के दांत है वो चौड़ा मिलता है। जिससे हम लोग मिर्च वगैरह काटते हैं, तो मिर्च वगैरह जो काटते हैं वो आगे वाला दांत होता है। और इस 4 दांत के बगल में आपको 2 दांत ऐसे मिलेगा जो नुकीला होता है। इस टाइप का नुकीला दांत मिलेगा। तो इसी नुकीला दांत को हम लोग केनाइन के नाम से जानते हैं। ये जो नुकीला दांत है ये केनाइन होता है। ये इंसान में भी होता है, लेकिन इंसान में छोटा होता है। और जो भी मांसाहारी जानवर है, जैसे कि आप कुत्ता देखेंगे, बाघ देखेंगे, शेर देखेंगे, तो मांसाहारी जानवरों में बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे शेर और बाघ को या चीता को, तो बहुत ही ज़्यादा नुकीला होता है। हम लोगों में ये केनाइन होता है जो चीरने फाड़ने का क्या करता है, काम करता है। कुछ न पूछा केनाइन का क्या काम है, तो केनाइन दांत चीरने फाड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है थोरक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थोरक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन का होना आवश्यक है। ये आयोडीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण हो जाएगा कवक। ये जो गाय है, यह गाय प्रथम पोषी स्तर कहलाएगा। प्रथम पोषी स्तर, क्योंकि यह शाकाहारी है। और ये जो बाघ है, यह बाघ यह द्वितीय
यह जो बाघ है यह मांसाहारी जीव है और यह समझिए कि द्वितीय स्तर के पोषी होगा। यह द्वितीय स्तर के क्या होगा? उपभोक्ता। पोषी नहीं, यह द्वितीय स्तर के उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता। और यह भी क्या है? यह पोषी स्तर में भी लग सकते हैं। पोषी स्तर में रखेंगे तो यह द्वितीय चरण में होगा, यह प्रथम चरण में। और जो घास जो होता है वह घास उत्पादक में आते हैं, तो घास उत्पादक में आएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होगा। पृथ्वी पर मुख्य स्रोत कौन है? तो सूर्य होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो पर्यावरण का हिस्सा इनमें से सभी होगा। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, ये सबको मिला करके पर्यावरण का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो एक वन पारिस्थितिक तंत्र में 4 पोषी स्तर होता है। कितना? 4 पोषी स्तर होता है। देखिए, एक होता है उत्पादक, अभी चर्चा किए हैं। एक होता है उत्पादक, एक होता है प्रथम उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, एक होता है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, और एक होता है तृतीयक उपभोक्ता। तो ये जो उत्पादक है, इस उत्पादक में जितने भी पेड़ पौधे हैं उसे रखा जाता है। तो हरे पेड़ पौधे उत्पादक हो गए, और हरे पेड़ पौधे को खाने वाले जितने भी शाकाहारी जीव है वो शाकाहारी जीव प्रथम उपभोक्ता में आते हैं। और इस शाकाहारी जीव को खाने वाले जो मांसाहारी जानवर है उस मांसाहारी जीव को द्वितीयक उपभोक्ता में रखते हैं, जबकि तृतीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी को रखा जाता है। सर्वाहारी का मतलब है यह जीव जंतु को भी खाएगा और जीव जंतु के साथ साथ पेड़ पौधों को भी खाएगा। और लास्ट में सबको खाने वाला अपघटक कहलाता है, अपघटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो अनवीकरणीय स्रोत का मतलब समझिए। अनवीकरणीय का मतलब होता है वैसा स्रोत जिसे एक बार प्रयोग करें तो उसे प्रयोग करने के बाद वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो पेट्रोलियम है इसके भंडार सीमित है और ये अनवीकरणीय, यानी इसका हम एक बार प्रयोग कर देते हैं तो वह समाप्त हो जाता है। जबकि सूर्य, पवन, बहता पानी ये सभी नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय, हम लोग हजारों साल से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इसका भंडार है और आने वाले समय में भी रहेगा। लेकिन पेट्रोलियम सीमित मात्रा में है और यह एक अनवीकरणीय स्रोत है, यानी यूज करने के बाद ये क्या होता है? ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म मतलब जिसमें जीव का अंश हो, जीव का अंश हो। तो ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं होगा। जीव का अंश किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उसे हम लोग ईंधन कहते हैं, उसे हम लोग ईंधन कहते हैं। जब भी आप ऑप्शन पढ़े तो ऑप्शन पढ़ने में सावधानी रखें। देखिए, यहाँ पे लिखा है इंजन और यहाँ पे लिखा है ईंधन। तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, हड़बड़ में पढ़ करके गलती करके चले आते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत ही कॉमन तरीका से दिया हुआ है। देखिए, दोनों में देखिए दोनों अक्षर की समानता है, बस इसमें ज है, इसमें ध है। तो आप ऑप्शन जब भी पढ़ेंगे तो ऑप्शन पढ़ने में सावधानी रखेंगे, घबरा करके ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से। गाड़ी से निकलने वाले जो धुआं होता है उसके मानक के रूप में यूरो 2, यूरो 3, यूरो 1 का प्रयोग किया जाता है और इस सबका संबंध वायु प्रदूषण से है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा क्या होता है? उत्पन्न होता है। प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न होता है। आप पढ़ते होंगे प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म कांच का ही क्या होता है? बना होता है, लेकिन कांच को एक विशेष तरीका से ये काटा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रिज्म हो गया। प्रिज्म के ऊपर के तरफ एक हिस्सा होता है। देखिए, ये ऊपर के तरफ यहाँ पर समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन ये देखिए 3D आकृति है, 3D। और ये जो ये बन रहा है ये वाला हिस्सा ये नीचे है, ज़मीन पर है। तो ये जब ज़मीन पर है तो ऊपर वाला ये हिस्सा क्या होगा? ये सबसे ऊपर होगा। और देखिए, इसका एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड इसको देखिएगा
तो यहाँ पर मिलेगा पीछे की तरफ यहाँ पर, और एक छठ ये मिलेगा। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि जो एक प्रिज्म होता है उसके फलक कितने होते हैं। तो इसका देखिए 5 हो जाएगा। एक आगे दिख रहा है सामने, एक इधर दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है, तो 3, एक ऊपर एक नीचे, 5 होता है। और इसी में जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वह प्रकाश वर्ण का विक्षेपण कर देता है, यानी जितने भी रंग है, जो प्रकाश श्वेत प्रकाश है जो 7 रंग से मिलकर बना होता है, वो सातों रंग क्या होते हैं, अलग अलग मुड़ जाते हैं। आप पढ़े होंगे बेंजी पिनाला या विबग्योर। तो जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश से गुजारने पर क्या होता है, प्रकाश मुड़ जाता है। और प्रकाश क्या होता है, सबसे एक तो ऐसे जाएगा, फिर क्या होगा, इस तरीक़ा से प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। तो सबसे कम जो मुड़ती है वह होता है लाल रंग, यानी लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग का जो विक्षेपण होता है वह सबसे अधिक होता है। ये सातों के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल से, वो मुख्य वीडियो में चर्चा किया जाएगा। फिलहाल सबसे ऊपर में लाल, यानी इसका विक्षेपण कम होता है और बैंगनी का विक्षेपण ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले युक्ति को कहते हैं, इसे हम सौर सेल कहते हैं। सौर सेल यानी सेल का मतलब आप पढ़ते होंगे कि एक होता है बैटरी, एक होता है सेल। तो सौर सेल की मदद से हम लोग सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में क्या करते हैं, बदल देते हैं। ये डैनियल सेल, लेक्लांसे सेल, एबी सेल का ही प्रकार है। इस डैनियल सेल का खोज डैनियल ने किया था, इससे इनके नाम पर ही डैनियल सेल पड़ गया है। और लेक्लांसे सेल का आविष्कार या निर्माण लेक्लांसे ने किया था, इसलिए इसका नाम अपने नाम पर ही रखा गया, लेक्लांसे सेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। इसका आंसर हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल क्षारक माना जाता है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र CO2 है, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आप याद रखेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट है, फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है। आप चारों जो ऑप्शन देख रहे हैं ये सभी पादप में पाए जाने वाले हार्मोन हैं, यानी ये सभी कैसा हार्मोन है, ये सभी पादप हार्मोन है, पौधा में पाए जाने वाला हार्मोन्स है। एक है एथिलीन, दूसरा ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। एक और हार्मोन्स होता है उसे याद रखेंगे, उसका नाम है एबीसिसिक। एबीसिसिक। तो पादप में कुल 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, याद रखेंगे। एथिलीन हो गया, ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ये हो गया एबीसिसिक। ऑक्सीन जो होता है इसे भी याद रखेंगे। ऑक्सीन ये पौधा को क्या करता है, वृद्धि प्रदान करता है, यानी पौधा इससे के द्वारा क्या होता है, वृद्धि करता है। इसे याद रखें, खूब पूछता है पौधा की वृद्धि के लिए कौन आवश्यक है। तो पौधा की वृद्धि के लिए ऑक्सीन आवश्यक है। और एबीसिसी की बात करें, यहाँ पर जो लिखे एबीसिसी, यह वृद्धि को क्या करता है, तो रोक देता है। तो ऑक्सीन वृद्धि करने में सहायक होता है, जबकि एबीसिसी जो होता है यह वृद्धि को क्या करता है, रोक देता है। जो जिब्रेलिन्स है, ये जिब्रेलिन्स की वजह से ही पौधे लंबे होते हैं। तो पौधा के लंबाई में वृद्धि, ये क्या था, जिब्रेलिन्स। लंबे लंबे जो पौधे होते हैं उसमें जिब्रेलिन्स की मात्रा होता है। नेक्स्ट है, गोबर छत्ता है। तो गोबर छत्ता एक मृत जीवी है। गोबर छत्ता क्या, मृत जीवी है। मृत जीवी का मतलब है जो अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। स्वपोषी का मतलब है अपना भोजन खुद बनाता है। परजीवी का मतलब है अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर जब रहता है तो उसे परजीवी कहा जाता है। यहाँ पर है ओजोन का आणविक सूत्र है। ओजोन का आणविक सूत्र है O3। O3 ओजोन का आणविक सूत्र है। नेक्स्ट है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक मृतजीवी है। कवक क्या है, तो कवक एक मृतजीवी जीव है। नेक्स्ट है,
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यह होता है एक दिशीय। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक या 4 चैम्बर पाए जाते हैं। एक होता है दायां आलिंद, दायां आलिंद, और एक होता है बायां आलिंद, बायां आलिंद। फिर एक होता है दायां निलय, दायां निलय, और एक होता है बायां बायां निलय। तो देखिए ये 4 तरह के क्या होगा, चैम्बर मिलेगा, या 4 क्या होगा, कक्ष या कोष्ठ होगा। आलिंद 2 होता है, एक दायां एक होता है बायां। निलय भी 2 होता है, एक होता है दायां और एक होता है बायां। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अब पूछा जाता है। मेढक में, सांप में और घड़ियाल में, मेढक हो गया, सांप हो गया और घड़ियाल हो गया, घड़ियाल, इन सब में 3-3 हृदय के कक्ष होता है। हृदय के कक्ष 3 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मनुष्य में और चिड़िया में बात करें तो मनुष्य के साथ साथ चिड़िया के भी हृदय में 4 कक्ष होते हैं। और मछली के बात करें तो मछली में पूछता है, मछली में हृदय के कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। इसमें सिर्फ मछली में अलिंद और नीला होता है, सिंगल, और इसमें क्या है, 2 है। और 3 है तो इसमें क्या होता है, 2 आलिंद होता है और 1 नीला होता है। नेक्स्ट है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो विकासीय दृष्टिकोण से अधिक समानता हमारे चिंपैंजी से। किससे है? चिंपैंजी से है। देखिए मकड़ी और जीवाणु से तो अलग ही वास्ता है। एक यहाँ पर दिया है ओरंग उटान। ये ओरंग उटान जो है ना, ये भी एक जीव है। जैसे जो चिंपैंजी होता है ना, ये चिंपैंजी छोटा होता है, और ओरंग उटान जो होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। ओरंग उटान बहुत ही बड़ा जीव है। ये जानवर जो चिंपैंजी की तरह होता है, लेकिन आदमी से भी इसका बहुत कुछ समानता मिलता है। जैसे इसका चेहरा के हाव हो गया, हाथ के हो गया। जैसे हाथ से कुछ चीज़ पकड़ के खाता है, तो ये पकड़ के खाने का जो तरीका है वो इंसान की तरह होता है। और जितने भी पेड़ पर जो जीव रहते हैं, उस पेड़ पर रहने वाले में से सबसे बड़ा जो जीव होता है वह ओरंग उटान है। ओरंग उटान अभी तक पेड़ पर, जैसे पेड़ पर तो बंदर भी रहता है, चिंपैंजी भी रहता है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा कौन है? तो वह है ओरंग उटान। नेक्स्ट है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो यह किण्वन की प्रक्रिया होती है। यह आसान प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी कहते हैं? अपसारी का मतलब है कि प्रकाश की किरण को फैला देना। तो देखिए अवतल लेंस में आप देखेंगे तो ये अवतल लेंस है, और अवतल लेंस से जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो बीच से आएगी तो बीच में गुजर जाएगी, लेकिन यह आगे से आएगी तो इधर मुड़ जाती है, इधर से आती है तो नीचे की तरफ मुड़ जाती है। तो ये देखिए प्रकाश की किरण को क्या कर रही है? फैला दे रही है। तो इसे प्रकाश की किरण को फैला देना ही क्या कहलाता है? अपसारी कहलाता है। तो अपसारी लेंस कौन हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? इसका लाल हो जाएगा। ये इजी प्रश्न है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोध के मान बढ़ाने के लिए हम लोग को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है, श्रेणी क्रम में। जैसे श्रेणी क्रम पढ़े होंगे आप लोग, R1 + R2 + R3। देखिए ऑप्शन में दिया पार्श्व क्रम, समानांतर क्रम। पार्श्व क्रम को ही समानांतर क्रम कहते हैं, यह दोनों बात एक ही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? वोल्ट मीटर में होता है, ए मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, जो कुंडली में नहीं होता। कुंडली अलग चीज़ हो गया, इसमें धन और ऋण की आवश्यकता नहीं होती है। यह विभवांतर को मापता है या विद्युत धारा को मापता है। याद रखेंगे, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, और यह क्या करता है? तो ये विद्युत धारा को मापता है। नेक्स्ट है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुनः होगी। तो अभिसारी किरण पुंज है तो परावर्तित भी हो जाएगी अभिसारी किरण पुंज। इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी। नेक्स्ट है,
चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है, वेबर। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, वाट होगा, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होगा। और कार्य के एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा, कार्य के एसआई मात्रक क्या होगा, जूल। बल के एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। नेक्स्ट है, एक ए मीटर के 0 तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग है। ए मीटर का अल्पतमांक लिस्ट काउंट क्या है। तो इसका आंसर देखिए, यह कह रहा कि ए मीटर है। तो जब आप ए मीटर को देखते होंगे, आप इस तरह का के आप ए मीटर आप बना सकते हैं संकेतक रूप से। और यहाँ पर कुछ अंक डिनोट रहता है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4 मान लेते, इस तरीके के अंक लिखा हुआ है। अब कह रहा कि 0 से कितना के बीच, कह रहा कि 0 तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग है। तो मान लेते यहाँ पर हो गया कोई अंक 0 और आगे हो जाएगा कितना 2a और इसके बीच में कितना 20 विभाग। 20 विभाग का मतलब है इस दोनों के बीच में टोटल 20 क्या होगा, 20 और भी अंक होगा। जैसे 1.0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके 20 है। तो इसका कह रहा है कि ए मीटर का सबसे कम यानी लिस्ट काउंट क्या होगा। तो लिस्ट काउंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर बड़े में से छोटे घटा करके फिर हम लोग उसे काउंट कर लेते हैं। तो इसका आप सोल्व कीजिएगा, तो सोल्व करने के बाद आंसर हो जाएगा आपको 0.1, 0.1 इसका आंसर हो जाएगा। इस मुख्य वीडियो में दर्शाया गया है, आप पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें डिटेल से इसे बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 0.1 ए मीटर। नेक्स्ट है, यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो जब समानांतर प्रतिरोध होता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। जब भी ऋणात्मक के बाद आएगा तो वह अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो कह रहा है किस दर्पण, अवतल दर्पण में। हालांकि अवतल दर्पण के बारे में हम लोग डिटेल से बता दिए हैं। अगर आपको अवतल दर्पण का ट्रिक देखना हो तो आप जा करके वीडियो में देख सकते हैं। एक वीडियो यूट्यूब पर डाला गया है जिसमें डिटेल से आप लोग को अवतल दर्पण में कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको ट्रिक के साथ बताया गया है। इसमें हम ऐसे आंसर बता दे रहे हैं करके आवर्धित प्रतिबिंब। आवर्धित का मतलब होता है वस्तु से बड़ा यानी बड़ा प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए तो ये अवतल दर्पण है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दर्पण के हो गया P यानी पोल, यहाँ पर F, इसका दुगुना दूरी पर हम ले लेंगे C, और यह होगा अनंत। तो जब अवतल दर्पण में हम किसी वस्तु को F और दर्पण के बीच रखते हैं यानी फोकस और पोल के बीच रखते हैं, पोल मतलब ध्रुव के बीच, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे के बनने का मतलब है क्या होगा, वह काल्पनिक होगा। और यहाँ पर जब रखते हैं तो देखिए दर्पण के क्या है, मान के चलिए यहाँ पर वस्तु को रखे हैं तो ये दर्पण के नज़दीक में है, तो दर्पण के नज़दीक रखने पर वस्तु के प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यह ट्रिक से बहुत अच्छा से बताया गया, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए जब हम F और P के बीच रखें तो F और P के बीच रखें तो वस्तु दर्पण के पीछे बने यानी कि काल्पनिक बनेगा, और जब काल्पनिक बनेगा तो वह प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में फोकस और ध्रुव के बीच, तो यही आंसर हो गया इसका। फोकस और क्या, फोकस और पोल यानी कि ध्रुव के बीच रखेंगे। फिर फोकस पर जब रखते हैं वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो यह जो बनता है वक्रता केंद्र, देखिए यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो जब यहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच बनेगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन पूछे चाहे प्रवर्तन पूछे, दोनों के दो ही नियम हैं। नेक्स्ट है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए साइन आई बटा साइन आर। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक क्या है, यह होगा डायोप्टर। यह आसान प्रश्न है, डायोप्टर यह होता है मीटर यूनिवर्स। नेक्स्ट है,
अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, तो m बराबर होता है v/u। इसका आंसर हो जाएगा C v/u। नेक्स्ट है हीरे का अपवर्तनांक कितना है। हीरे का अपवर्तनांक होगा 2.42। 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। इसके अलावा आप पानी का अपवर्तनांक याद रखेंगे, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। 1.33, जबकि वायु का अपवर्तनांक 1 आप वायु के देखिए, वायु का जो अपवर्तनांक है ना वो समझिए कि निर्वात के बराबर है। निर्वात के क्या होगा, बराबर होगा, यानी 1.000 लास्ट में क्या कर लिए, अब 3 रख लीजिएगा, यानी समझिए कि यह निर्वात के ही क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट है एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। तो अभी हम कुछ देर पहले प्रिज्म बताए थे। जैसे प्रिज्म क्या होता है, तो कांच का ही एक आकृति होता है लेकिन अलग तरीके से बनाया जाता है। तो ये एक हो गया प्रिज्म। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नीचे की तरफ एक हिस्सा है, हालांकि इसमें ठीक से आपको नहीं समझ में आ सकता है, लेकिन मान लीजिए कि ये ऊपर वाला जो देख रहा है ये सबसे ऊपर है। जैसे कि ये वाला जो देख रहा है पेंसिल, एक होगा इसका टॉप, एक होगा इसका नीचे बॉटम, और फिर बीच बीच में कोई हिस्सा होगा। तो ये वाला जो हो गया या ऊपर की तरफ हो गया, और यहाँ देखिए यह हो गया नीचे जो धरती पर है। फिर आगे के सामने वाला एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा ये वाला देख रहा है ये वाला, और एक हिस्सा ये वाला। तो ऐसा काउंट करेंगे तो इसकी संख्या हो जाएगा 5, यानी 5 फलक या 5 सतह से घिरा होता है। नेक्स्ट है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। तो आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द्विविस्थापन, एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। कह रहा कि संतुलित नहीं है। संतुलित का मतलब होता है कि इस तीर के इधर और तीर के इधर जितने भी परमाणु है वो बराबर होना चाहिए, और तीर का दिशा या तीर जो है ये बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4 है। इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो 2 और 2 4 है। ऑक्सीजन 2 है, इसमें ऑक्सीजन भी 2 है। आप ऑक्सीजन के देखेंगे यहाँ पर जो 2 है ना वो सबका होगा, यहाँ पर जो भी अंक होगा वो सबका होगा। तो ऑक्सीजन 2 है तो ये संतुलित है। यहाँ पर देखिए KClO3, तो K कितना है, 2 है। Cl भी कितना, 2 है, क्योंकि ये सबका होगा। और O जो है वो 6 है, ये 3 और 2 ये 6 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो K कितना है, 2 है। Cl कितना है, 2 है। और यहाँ पर देखेंगे O जो है ये भी 6, देखिए 3 गुने 2 ये भी क्या है, 6 है, तो ये भी संतुलित ही है। यहाँ पर H 2 है, Cl 2 है। यहाँ पर देखिए H भी ये 2 है और Cl भी क्या है, 2 है, ये भी क्या है, संतुलित है। तो ये क्या होगा, संतुलित नहीं होगा। आप इसे चेक न भी कीजिएगा तो भी यह नहीं है। हालांकि मिला लेते हैं हम। Pb देखिए Pb है, फिर है NO3 के होल ट्वाइस। तो Pb देखिए सिंगल है, NO3 और ये 2 है, तो यह होगा इसका संख्या में 6। ये क्या होगा, वो 6 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, और N क्या हो जाएगा, अब देखेंगे तो 2 हो जाएगा। Pb देखिए 1 है, O जो है यहाँ पर O 1 है, यहाँ पर O 2 है, यहाँ पर 2 है। तो इसमें देखिए O की संख्या 5 ही है, इसलिए क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा, यानी आंसर इसका D हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी उदासीन विलयन का pH मान। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, 7 से कम है तो वह अम्लीय कहलाएगा, और 7 से अधिक है तो वह क्षारीय कहलाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक कौन होगा, तो हल्दी प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक की बात करें तो देखिए खड़िया, चूना, पत्थर, संगमरमर सबका रासायनिक सूत्र एक है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस यह अलग होता है। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस यह अलग होता है। नेक्स्ट है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछ रहा है तो यह हो जाएगा हीरा, यह आसान प्रश्न है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। लाल से क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। तो लाल से नीला हम बताए थे आपको ट्रिक में, अनीला अम्ल जो है वो नीला लिटमस को लाल करता है। यहाँ पकड़ा लाल से नीला,
तो अम्ल ना होकर यहाँ पर देखिए क्षार उल्टा करेंगे तो क्षार क्या होता है, वह लाल लिटमस को नीला करता है और क्षार को हम क्या दर्शाते हैं, OH से। यानी अम्ल हाइड्रोजन आयन देता है जबकि क्षार OH आयन देता है, जिसका आंसर हो जाएगा OH आयन। देखिए यहाँ पर हो जाएगा OH। नेक्स्ट है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है तो ये बनाएगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है। तो बोरोन और एल्युमिनियम यह हो जाएगा 13वें वर्ग के तत्व। 13वें वर्ग के क्या होगा, तत्व होगा। बोरोन जो है उसका परमाणु संख्या 5 है, एल्युमिनियम का क्या होगा 13 हो गया। कैल्शियम का क्या होता है 3 होता है। नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो यह हो जाएगा यूरोक्रोम, यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है बाघ उपभोक्ता है, इससे पहले चर्चा किए थे हम। प्रथम पोषी स्तर में कौन होगा, तो प्रथम पोषी स्तर में हो जाएगा शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव। द्वितीय में कौन हो जाएगा मांसाहारी जीव, मांसाहारी। और तृतीय में कौन हो जाता है, तो तृतीय में सर्वाहारी होता है। तो बाघ पूछा तो बाघ कौन हो जाएगा द्वितीय पोषी स्तर के जीव होगा, द्वितीय पोषी स्तर के। नेक्स्ट है पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस का स्राव कहाँ होगा, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगा, यकृत होगा, यकृत। हमारे आहार नाल के सबसे जो बड़ा भाग होता है वो होता है छोटी आंत, छोटी आंत आहार नाल के सबसे बड़ा भाग होता है। यकृत शरीर के सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। नेक्स्ट है मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। यह समजात अंग के उदाहरण है। मनुष्य के हाथ हो गया, मनुष्य के पैर हो गया, बिल्ली के पैर, चमगादड़ के। देखिए समजात के मतलब क्या होता है, यह दिखने में अलग अलग है लेकिन काम एक जैसे करे। तो यह दिखने में तीनों अलग अलग लेकिन काम एक जैसा करता है। और असमजात में क्या होता है, यह दिखने में तो एक जैसा लगेगा, दिखने में यह क्या करे एक जैसा लगेगा लेकिन काम अलग अलग करेगा। ये काम क्या करता है, एक करता है और दिखने में क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। पुनरुद्ध भवन के मतलब है शरीर में से खुद ही क्या करे, वह कोई भी क्षेत्र, कोई भी इसमें टुकड़ा अलग हो जाए और वो अपने आप को क्या करे, विकास करे। जैसे मान लेते कि हाइड्रा है, जैसे मान कर चलिए ये एक हाइड्रा की आकृति है, हाइड्रा है। अब ये हाइड्रा में से क्या होगा, एक इसका कली निकलेगा, मुकुला निकलेगा, बड, इसे बड बोलते हैं या मुकुल बोलते हैं। अब यही क्या होगा, धीरे धीरे विकास करेगा। यही मान लेते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, ये विकास करेगा और विकास करने के बाद यह क्या टूट जाएगा और फिर अपना ही क्या करेगा, अलग अस्तित्व बना लेगा, अलग यह पौधा बन जाएगा। तो ये पुनरुद्ध भवन की क्या होती है, क्षमता होती है। अपने से या खुद ही क्या करेगा, निर्माण करते रहेगा, अपने से बनते रहेगा। नेक्स्ट है किस जीव की जीवी संरचना कहलाती है। तो किसी जीव की जीवी संरचना जीनोटाइप कहलाता है, जीनोटाइप, जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है। CaOCl2 का प्रचलित नाम है कैल्शियम ऑक्सीऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीऑक्साइड। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक या A और B दोनों होगा। NaCl प्लस KiO3 ये भी हो जाएगा NaCl प्लस Ki। तो ये इनमें से दोनों हो जाएगा Na और B दोनों। नेक्स्ट है मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% एसन है, उसका नाम क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है सोल्डर, पीतल, जर्मन सिल्वर, कांसा। इसका आंसर हो जाएगा कांसा। कांसा यानी कि इसे बोलते ब्रॉन्ज, कांसा को ही बोलते ब्रॉन्ज। इस ब्रॉन्ज में कॉपर होता है और एसन टीन होता है 10%। जबकि पीतल की बात करें तो पीतल से आप एक ट्रिक बताया गया होगा, आपको उस एक वीडियो में ट्रिक बताया गया अच्छा तरीका से। पीतल को हम लिखेंगे पिताजी, पी से हो गया पीतल, ता से होगा तांबा और जी से होगा जिंक। यानी कि पीतल जो है वह तांबा और जिंक से मिलकर के बना है, यानी तांबा और जिंक के मिश्र धातु पीतल कहलाता है। यहाँ पर जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर को याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा नेताजी जर्मनी गए, नेताजी जर्मनी गए, नेताजी
जी जर्मनी गए, जर्मनी गए। तो इसमें देखिए नेता जर्मनी गए से क्या ट्रिक बनेगा, जर्मनी से देखिए तो जर्मन सिल्वर बन जाएगा, और नेताजी से यहाँ देखिए न से हो जाएगा निकल, न से हो जाएगा निकल या निकेल, ता से हो जाएगा यहाँ पर, ता से हो जाएगा तांबा, ता से तांबा, और जी से हो जाएगा जिंक। यानी जर्मन सिल्वर निकल, तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट होता है, तो सिल्वर 0% होता है, इसलिए इसे झूठा सिल्वर या नकली चांदी कहते हैं, क्योंकि इसमें चांदी की मात्रा होता ही नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया सोल्डर, तो सोल्डर जो है वह टीन और सीसा, टीन प्लस सीसा दोनों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर सोल्डर देखिएगा, सोल्डर जिसे टाँका बोलते हैं, टाँका वह टीन और सीसा से मिलकर बना है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बन जाए। कह कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध, तो यह क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है यशत पुष्प क्या है, तो जिंक ऑक्साइड को यशत पुष्प कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, यशत पुष्प कहते हैं। नेक्स्ट है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, ये सोडियम लवण क्या कहलाएगा, साबुन कहलाएगा। साबुन जो है उच्च वसीय अम्ल से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह के संकेत कौन है, करेक्ट, कार्बोनिल समूह के, कार्बोनिल समूह के हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनिल पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर दिया CHO, तो CHO को बोलते एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह हो गया। ये CHO को हम लोग बोल देंगे एल्डिहाइड। CO जो है वो CO को बोलते हैं कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह। वो जो है वह O को हो गया ईथर समूह, या ईथर कहलाता है, ईथर। तो ये जो है COOH, COOH यही कहलाएगा कार्बोनिल समूह। इसके अलावा और भी आप लोग समूह को याद रखेंगे, CHO एल्डिहाइड, CO कार्बोनिल, O से हो गया या ईथर हो गया। ये जब याद रहेगा तभी जाकर आप लोग रिएक्शन जब करना होगा तो अच्छा से कर सकते हैं, बॉन्ड बनाने में आपको सुविधा होगा। नेक्स्ट है और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। तो एल्काइन के बाद पूछा, तो एल्काइन में क्या होगा, एसिटिलीन, यह क्या होगा, एसिटिलीन। आप पढ़े हैं पहले भी एसिटिलीन के बारे में, कि सबसे फर्स्ट में ही पढ़े आप लोग कि एल्केन, एल्काइन, एल्कीन के सूत्र के बारे में पढ़े। यहाँ पर देख सकते हैं एल्केन, यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों ऑप्शन है जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों का नाम दिया गया, और इसी के माध्यम से ही क्या होता है आगे भी प्रश्न बनते रहता है। तो यहाँ पर हम लोग 80 के 80 पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं। आने वाला वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। आपका काम क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया गया है उसे नोट करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यह प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।